चलो, बंगाल में इस वक्त छठे चरण का मतदान जो है वो भी बम्पर वोटिंग के साथ होता हुआ नजर आ रहा है। 3 बजे तक 70% मतदान हो गया, लेकिन इस सब के बीच में एक बड़ा सवाल बंगाल में सबके सर पे इस वक्त उठ रहा है, क्योंकि तीसरा वेरिएंट जो है, थर्ड म्यूटेड वेरिएंट जो है कोरोना वायरस का, वो बंगाल में भी एंट्री कर चुका है। सबसे ज्यादा मामले वहां नजर आए हैं उस नए वेरिएंट के। तो चिंता का सबब यह है कि अब ये जो वोटिंग हो रही है या रैलियां हो रही हैं, क्या ये बंगाल के लिए नई मुसीबत का सबब तो नहीं बनेंगी। तो बेटर बंगाल में कोरोना भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है। ममता बनर्जी ने चिट्ठियां लिखकर कहा है कि भाई सभी चरणों को अब रैप अप करके एक में कराया जाए। इस बाबत अदालती मामला भी चल रहा है। और इस सब के बीच में क्या कुछ बंगाल में घमासान मचा हुआ है, उसका भी अपडेट आपको देंगे, क्योंकि हिंसा और आगजनी, जरा सोच के देखिए, जब पूरी दुनिया त्राहिमाम कर रही है तो बंगाल में अभी भी राजनीतिक हिंसा जस की तस बनी हुई है। एक ओवरऑल रिपोर्ट देख लीजिए, फिर हमारे खास मेहमान साथ जुड़ेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। कहीं बमबाजी, कहीं फायरिंग, कहीं मारपीट। बंगाल में मतदान के बीच आज फिर हिंसा का दौर दिखा। नॉर्थ 24 परगना के अशोकनगर में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प में फायरिंग हुई, जिसमें दोनों तरफ से लोग घायल हुए। टीएमसी ने फायरिंग का आरोप केंद्रीय बलों पर मढ़ दिया। वहीं टीएमसी कार्यकर्ताओं पर भी पुलिस की गाड़ी पर हमले का आरोप लगा। पूर्वी बर्धमान में टीएमसी नेता अरूप मित्या पर पुलिस कर्मियों को धमकाने का भी आरोप लगा। टीएमसी नेता पुलिस कर्मियों से उलझे और उन्हें देख लेने की धमकी दी। नॉर्थ 24 परगना और पूर्वी बर्धमान से सबसे ज्यादा हिंसा की खबरें मिली। पूर्वी बर्धमान के मंगलकोट थाना इलाके में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर बम से हमले का आरोप टीएमसी पर लगा। नॉर्थ 24 परगना के स्वरूपनगर विधानसभा में बीजेपी को वोट न देने की धमकी वाले पोस्टर लगे दिखे। नॉर्थ 24 परगना के बूथ नंबर 43 के पास पुलिस को बड़ी मात्रा में बम भी बरामद हुए। पूर्वी बर्धमान की केतुग्राम विधानसभा में वोटिंग के दौरान बीजेपी पर बमबाजी करने का आरोप टीएमसी ने लगाया। नॉर्थ 24 परगना के बागाना इलाके में बीजेपी टीएमसी के बीच हिंसक झड़प हुई। वोटिंग के दौरान इस बार सिर्फ हिंसा ही नहीं, कोरोना का खतरा भी विकराल है। यही वजह है कि पोलिंग बूथ पर वोटर मास्क के साथ मतदान करने पहुंच रहे हैं। हालांकि लंबी लाइनों में सोशल डिस्टेंसिंग टूटती दिखी। बंगाल में छठे चरण के चुनाव के लिए वोटिंग शुरू होने वाली, उससे पहले ही आपको दिखाई देगा कि किस तरह से बूथ पर पूरी तरह से लंबी लाइनों में लोग पहुंच चुके हैं। अभी वोटिंग शुरू होने में समय है, लेकिन लोग सुबह से ही अपने बूथ पर पहुंच चुके हैं। ये बंगाल के चुनाव के चक्र में ये छठा दरवाजा है, जिसको दोनों पार्टियां जो सत्ता के लिए लड़ती हुई दिख रही हैं उनको खोलना है। लेकिन यहाँ एक और भी फैक्टर काम करेगा। इसमें जो 43 विधानसभा सीटों पर जिन पर चुनाव है, अगर उनको हम 2019 के लोकसभा चुनाव के नज़रिए से देखें तो उसमें 22 और 21 यानी 22 सीटों पर टीएमसी और 21 सीटों पर बीजेपी पिछले लोकसभा चुनाव के हिसाब से बढ़त लेती हुई दिखती है। लेकिन तब से अब तक काफ़ी कुछ बदल चुका। और इसी के साथ साथ अगर हम उस गणित को भी गौर से देखते हैं तो उसमें लगभग 12 सीटें अगर हम छोड़ देते हैं, जिसमें 10% से कम का मत जो संयुक्त मोर्चे के तौर पर लड़ रही पार्टियां हैं उनका था, तो उससे ज़्यादा इस वक्त 31 सीटों पर, लगभग 31 सीटों पर 22, 24, 25 और कहीं कहीं तो इससे भी ज़्यादा वोट हासिल करके लोग कांग्रेस और सीपीएम की जो पार्टी का गठबंधन है, जिसमें आईएसएफ भी शामिल है, लेकिन यहाँ अगर हम देखते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखेगा। किस तरह का उत्साह आपको यहाँ दिख रहा है, सुबह से लोग लाइनों में लगे हुए हैं। बंगाल में कोरोना के ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट की एंट्री ने भी चिंता बढ़ा दी है। अगर किसी भी इंसान को फीवर या बॉडी एक्स या कोरोना के दूसरे लक्षण जैसे कि गले में दर्द, दस्त लगना वगैरह वगैरह दिखें तो उन्हें तुरंत अपने आप को आइसोलेट करना चाहिए। इसे छुपाने की कोई बात नहीं है। अपने रिश्तेदारों को, अपने सगे संबंधियों को भी इसके बारे में बताना चाहिए। जो लोग भी आपके संपर्क में आए उन्हें तुरंत सूचित करें, टेस्ट कराएं, रेस्ट करें, डॉक्टर से सलाह लें। बंगाल में कोरोना का ग्राफ भी तेजी से बढ़ रहा है। इस साल पहली बार 24 घंटे में नए 10,000 केस के पार पहुंच गए हैं। एक दिन में 58 लोगों ने कोरोना से जान गंवाई है। पहले ही कोरोना 2 उम्मीदवारों की जान ले चुका है। बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन भी कोरोना पॉजिटिव हैं। इन सब के बीच बंगाल की जनता एहतियात के साथ वोट कर रही है। बंगाल में वोटिंग के बीच ममता बनर्जी ने वैक्सीन को लेकर केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने ट्वीट कर पूछा कि राज्यों के लिए वैक्सीन महंगी और केंद्र के लिए सस्ती क्यों। हिंसा और कोरोना से लड़ते बंगाल में अभी 2 चरण की वोटिंग बाकी है। कोलकाता से तापस और सिलीगुड़ी से धीरेन्द्र पुंडीर के साथ टीम न्यूज नेशन।
तो बैटल ऑफ बंगाल में अब किस ओर ये पूरी की पूरी बैटल मुड़ती हुई नजर आ रही है, और ऐसे वक्त में जब हम एक ऐसी बैटल से लड़ रहे हैं, कैसे खतरे से लड़ रहे हैं जिसके आगे हमारा पूरा सिस्टम पूरा का पूरा जो अगर हम कहें कि हमारा देश जो है वो कोलैप्स होता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे सब के बीच में बैटल ऑफ बंगाल की क्या कुछ अहमियत रह जाती है, इसका क्या कुछ रोल होगा, इस पर हम लगातार चर्चा करेंगे। हमारे साथ एनके सिंह जी सीनियर जर्नलिस्ट जुड़ेंगे, हमारे साथ सुबीर भौमिक कोलकाता से वरिष्ठ पत्रकार जुड़ेंगे, डॉक्टर निखिल प्रसून हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी के लीडर, और हमारे साथ मानव जायसवाल जो हैं टीएमसी के स्पोक्सपर्सन वो भी जुड़ेंगे। डॉक्टर निखिल, आप पर आरोप लग रहे हैं कि केंद्र जो है कोरोना के वक्त में भी भेदभाव कर रहे हैं आप बंगाल के साथ, राज्यों के लिए वैक्सीन महंगी, केंद्र के लिए सस्ती, और ममता बनर्जी कह रही हैं कोरोना का प्रकोप है, ऐसे में सारे चरण का चुनाव एक साथ क्यों नहीं होने देते हैं? देखिए, ये मैं सबसे पहले तो पश्चिम बंगाल की जनता को मैं बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने कोरोना के प्रोटोकॉल को आत्मसात करते हुए आज के इस चुनावी जो युद्ध है, जो पर्व है, उसमें खूब बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया है। देखिए, मैं जो हमारे जो तृणमूल के जो विद्वान हैं उनकी विद्वता पर ये प्रश्न चिन्ह लगाना चाहूंगा, क्योंकि देखिए इलेक्शन कमीशन को कल या परसों उन्होंने एक पिटीशन दिया था जिसमें कहा गया था कि जो बाकी के जो चरण है उसको क्लब किया जाए। क्यों? क्योंकि 58 दिन या 52 दिन का जो प्रचार करने का समय उसे दिया जा चुका था, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट में यह उल्लिखित है कि जो कैंडिडेट का जो वो लोग जो नामांकन देते हैं, वो नामांकन वापस लेने के बाद से 14 दिन जो है वो मैंडेटरीली रिक्वायर्ड है। तो इसलिए उसमें संविधान में संशोधन या कानूनों में बदलाव करने की आवश्यकता थी। दूसरी बात, 8 चरण में भले भी हो 66 दिनों में या शायद 62 दिनों में पूरी चुनावी प्रक्रिया को समाप्त की जा रही है, जो कि 2016 की तुलना में 10 से 12 दिन कम है। और इसके अलावा हमारी भारतीय जनता पार्टी ने भी घोषणा कर दी कि 2016 वाले हालात में नहीं है ना सर, हम लोग कोरोना के प्रकोप से दो चार हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा केसेस 3rd वेरिएंट के पाए गए हैं। हम इसमें पुरानी ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स मांगती है सिचुएशन। बहरहाल आपके इस जवाब से टीएमसी के आपके साथी मानव कितने संतुष्ट हैं? मैडम, सभी को नमस्कार। मैं पूरे देश को नमस्कार देता हूँ। हमारी सारी संवेदनाएं उस हर परिवार के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को कुछ दिनों में खोया है, और हम सारे पैनलिस्टों को, हमारे जो गुरुजन है उनको भी मैं प्रणाम कहता हूँ। और बड़ा सुंदर सा विवरण दिया है हमारे जो सहपाठी है, बहुत अद्भुत है। इनको पता नहीं है कि कंटिजेंसी प्लान क्या होता है, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम क्या है, बीजेपी के पास शायद उतने शिक्षित लोग नहीं है, या उनके पास वो एडमिनिस्ट्रेशन में वो कमियां हैं कि भैया एग्जाम का टफ पेपर पहले दे दो, टफ क्वेश्चन पहले आंसर कर दो बाद में। तो ये बहुत अद्भुत चीज है, इनको खुद नहीं ज्ञान है कि क्या होना चाहिए। हमने बार बार, और इनको शायद मैं अवगत करा देता हूँ हमारे जो सहपाठी हैं बीजेपी के, कि हमने इलेक्शन के जिस दिन 8 फेज हुए थे, अनाउंस हुए थे, उस समय से हमने इलेक्शन कमीशन को विनती करी कि ऑलरेडी महाराष्ट्र और बहुत सारे हिंदुस्तान के नॉर्दर्न बेल्ट में कोरोना का 2nd वेव आ गया है, लेकिन उसके विपरीत उन्होंने काम किया। उन्होंने हमारे प्रांत को जिस तरीके से वोट के लिए और जीतने की जो मंशा बीजेपी की है, वो इलेक्शन कमीशन ने पूर्ण तरीके से दिखा दी। लास्ट फेज में भी हमने बोला कि भैया हमको 3 फेज जो है, जो 4 फेज है, दिखा दीजिए। 14 दिन का हमको मिनिमम एक कैंडिडेट को प्रचार के लिए जरूरत पड़ता है, जो मिनिमम एक क्राइटेरिया है, जो आप ही के चैनल में कुछ दिन पहले इलेक्शन। लेकिन मानव जी एक बात बताइए, रैलियां तो आपने भी बंद नहीं की ना, बड़ी नहीं, हमने ममता बनर्जी ने भी बंद नहीं मैडम, नहीं, आप उनको उनसे तुलना मत करिए। ये लोग नहीं सुनते, ये लोग गलत हैं। तो चलिए, बहुत छोटी सी पार्टी है हमारी, और आपको बता दें हमारी नेत्री ने सबसे पहले इसका संज्ञान लिया। उन्होंने बोला कि हम जहाँ पे भीड़ वाली इलाका है, जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है, हम वहाँ पे अपनी रैलियां नहीं करेंगे। ममता बनर्जी कलकत्ता में जो हमारा सबसे बिजी पॉपुलेटेड एरिया है, वहाँ वो रैलियां नहीं कर रही हैं, और ग्रामीण इलाकों में भी जब हम रैलियां कर रहे हैं, हम उस हर प्रोटोकॉल की प्रयास कर रहे हैं कि हम मेंटेन करें, और जहाँ पे एक बहुत भव्य लेकिन चलिए ग्राउंड पे चलते हैं, ग्राउंड पे चलते हैं। एक आम वोटर क्या सोचता है? तापस हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। तापस, तीसरा म्यूटेड वेरिएंट, 3rd म्यूटेशन के साथ कोविड-19 का वेरिएंट बंगाल में सबसे ज्यादा पाया गया है। इस सब के बीच में अगले 3 चरणों का चुनाव होना, जनता कितनी कंफर्टेबल है? फिर से रैली, फिर से नुक्कड़ सभा, जनता कितनी कंफर्टेबल है? क्यों ना इन इलेक्शंस को थोड़े दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए, ये मांग भी उठ रही है। जान होगी तभी तो वोट होगी, तभी तो लोकतंत्र होगा, तभी तो सरकार होगी। देखिए पिनाज, जान है तो जहान है। अगर इस चरण के चुनाव को देखा जाए तो लोग काफी सचेत दिखे, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि राजनीतिक दल
ममता बनर्जी की बात की जाए तृणमूल कांग्रेस की, तो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि कोलकाता के फेजेस जो होंगे, लास्ट 2 फेजेस, वो एक ही सिंबॉलिक रैली करेंगी क्योंकि कोविड का सर्ज है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि वो आज, कल भी और परसों भी उन्होंने 3-3 रैलियां की हैं, तो वहां लोगों का जमावड़ा हो रहा है। वो 1 घंटे का जो टाइम है वो स्पैन कम करके वो 30 मिनट बोल रही हैं अभी, क्योंकि कोविड का सर्ज है। तो सवाल ये है, क्या इस कोविड सर्ज को रोका जा सकता है? अगर आप बीजेपी की बात करें, तमाम बड़े नेता वो पश्चिम बंगाल में आ रहे हैं और उनका आना अभी तक बंद नहीं हुआ। हालांकि कल प्रधानमंत्री आएंगे, 4 रैलियां करेंगे, कोलकाता में भी एक रैली होनी है। तो जब तमाम बड़े नेता, अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो, जेपी नड्डा हो, स्मृति ईरानी हो, मिथुन चक्रवर्ती हो, जब इनका रोड शो और लगातार ये रैलीज होती जा रही है कि लोगों का जिस तरह से जमावड़ा देखने को मिल रहा है। हम जो मीडिया में काम करते हैं, हमारे कई कॉलीग्स ऐसे हैं जो पॉजिटिव पाए गए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से मल्टीप्लाई हो रहा है इन रोड शोज और रैलीज को लेकर। अभी जबकि मैं आपको ये बात बता रहा हूं, थोड़ी देर पहले कैलकाटा हाई कोर्ट की तरफ से बड़ी पार्टियों के स्पोक्सपर्सन तो ये बात कबूलेंगे नहीं कि ये सुपर स्प्रेडर का काम कर रहे हैं। जी बोलिए, जी बोलिए, जी अपनी बात पूरी करें। जी देखिए, इलेक्शन कमीशन, जी देखिए, हाई कोर्ट की तरफ से अभी एक ऑब्जर्वेशन आया है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। कई सारे केसेस दर्ज हुए थे। हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है इलेक्शन कमीशन को, कहते हुए कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होती है कि कोविड प्रोटोकॉल्स को मेंटेन करे अगर चुनाव इस समय करना है। लेकिन यह देखा जा रहा है कि सिर्फ सर्कुलर को जारी करके कहीं ना कहीं अपना हाथ धोने की कोशिश इलेक्शन कमीशन कर रही है, और ये कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। और कल बहुत अर्जेंट बेसिस पे इसका एक और हियरिंग होना है, जहां इलेक्शन कमीशन से ये पूछा गया है कि कल एफिडेविट के द्वारा उन्हें बताना पड़ेगा कि जो आरोप इस कोविड प्रोटोकॉल को उल्लंघन करने के सामने आए हैं, उसके खिलाफ क्या ठोस कार्रवाई इलेक्शन कमीशन ने किया, ना कि सिर्फ प्रेस नोट और ऑर्डर रिलीज करके वो अपने एसी रूम में बैठकर फैसला कर देते। कोट अनकोट आज कैलकाटा हाई कोर्ट ने इन बातों को सामने रखा। तो आप समझ सकते हैं कि कैलकाटा हाई कोर्ट बहुत ज्यादा सख्त लफ्जों में चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा किया है। जी कटघरे में खड़ा किया है। हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो पार्टी स्पोक्सपर्सन है उनकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन सवाल यही है कि भाई जान नहीं होगी तो आप क्या करेंगे ऐसे चुनाव जीतकर? क्या होगा जब आप पूरा पेंडेमिक जो है वो सड़कों पर, जो स्थितियां हम महाराष्ट्र में, दिल्ली में देख रहे हैं, कमोबेश वही स्थिति अगर वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगी, तो ऐसे में क्या करेंगे आप? आपको जनता के हित के बारे में सोचना है, गद्दी से ऊपर उठकर। बहरहाल कोर्ट ने जवाब मांगा है, चुनाव आयोग से जवाब क्या आता है उस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी, लेकिन एक नैतिक मोरल ग्राउंड होता है जो कोई लेने को तैयार नहीं है। हमारे साथ इस वक्त धीरेन्द्र पुंडीर भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र जी, अगर हम बात करें कोविड प्रोटोकॉल, ठीक है, उनको पालन करने की तो बात हो रही है, लेकिन चुनावी रैलियों, रोड शो में टूटते हुए भी नजर आते हैं। मतदान के दौरान क्या जनता में डर था, भय था कि भाई ये कोविड फैल रहा है, ना जाएं वोट करने, या वो भी अब चाहते हैं कि बस करो रैलियां, खत्म करो, एक ही बार में चुनाव करा दो? देखिए, जिस तरह से यहाँ पिनाज चुनाव की तैयारी और जिस तरह से इसमें कैंपेन चली और जितना हीटेड आर्ग्यूमेंट के साथ यहाँ आपने देखा होगा कि चुनाव प्रचार में गर्मी थी, तो वहाँ कोरोना का इतना बड़ा जो सिंसियर मुद्दा है वो भी वहाँ के मतदाताओं को अभी डरा नहीं रहा। आप वोट परसेंटेज से देख रही होंगी, आप सुबह जिस तरह के विजुअल्स आ रहे थे उनसे हिसाब लगा रही होंगी। लोग सुबह से वोट करने के लिए मतदान केंद्रों पर लाइन में थे, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का कोई वो नहीं फॉलो हो पा रहा था। लेकिन ये ज़रूर है, चुनाव आयोग ने हर जगह टेम्परेचर जो उनका लिया जा रहा था, इसके बाद सैनिटाइज किए गए और ज़्यादातर जगह पर उन्होंने ग्लव्स भी दिए। लेकिन जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए थी वो नहीं थी, क्योंकि लोग अपनी पार्टी को वोट देना चाहते हैं और वो एक एक वोट की कीमत भी समझते हैं। ये इस चुनाव को जितना यहाँ की राजनीतिक पार्टियाँ ऊपर ले गई हैं, वहाँ कोरोना का डर अब एक तरफ है, वो अपनी पार्टी के लिए कुछ भी कर गुजरना चाहते हैं। ऐसे कई लोगों को हमने देखा, उन बुजुर्गों को देखा जिनको उनको रेड़े पर लेकर आए, लेकिन वोट डलाना था। यानी एक वोट की कीमत जान से ज्यादा इस वक्त है, क्योंकि दोनों पार्टियों में रैलियों में आप देखेंगे कि इतने बावजूद, इसके बावजूद ये जो पूरी बेल्ट होती है वहां पर चुनाव जो है एक अलग ही पैशन से होता है। खासतौर से बंगाल की बात करें तो वहां राजनीतिक हिंसा जो है वो दशकों से चली आ रही है। वहां राजनीतिक मतभेद जो है एक परिवार के बीच में भी बड़े गुण मतभेद हो सकते हैं। एक अलग तरह का वहां पर पॉलिटिकल सिनेरियो देखा जाता है, लेकिन वो पॉलिटिकल सिनेरियो एक पेंडेमिक सिचुएशन से भी क्या हावी हो जाएगा, ये उन्माद फैलाकर लोगों के बीच में, क्या सही तरीका है? सुबीर भौमिक जी, आपको क्या लगता है? आप पश्चिम बंगाल से जुड़े भी हुए हैं, पत्रकार भी हैं, ऐसे अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन में क्या
चुनाव को थोड़े दिन के लिए टाला नहीं जा सकता, या जैसा कि मांग उठ रही है कि सभी चरणों को एक साथ करके खत्म कर दीजिए चुनाव, क्या रैलियों पर कंप्लीट बैन नहीं लगा सकती है सरकार? ये 500 की इजाजत या रोड शो की इजाजत, ये सब कब तक ये सब चलेगा, जबकि पश्चिम बंगाल में म्यूटेड वेरिएंट एंटर कर चुका है? यहाँ डबल इंजन ग्रोथ का बात किया जा रहा था, अभी तो डबल म्यूटेंट आ गया। बट एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ये टालना, इलेक्शन डिले करना कोई जरूरत नहीं था। 3 चरण में बंगाल और असम में चुनाव हुए। यहाँ इशू क्या था कि बंगाल में साहब इतना हिंसा है कि पाकिस्तान से ज्यादा खतरनाक हालत यहाँ पर है। तो ठीक है, मानते हैं हिंसा है यहाँ, बट इसके लिए मेन इशू क्या है? मेन इशू ये है कि सेंट्रल फोर्सेस का अवेलेबिलिटी। ठीक है, हम आपको हिसाब करके दिखा देंगे कि तीसरे चरण जब असम में खत्म हुआ, बंगाल में भी तीसरे चरण खत्म हुआ, तो चौथे ज्यादा से ज्यादा 5वें चरण के अंदर पूरा चुनाव बंगाल में लपेट लेना संभव था, क्योंकि असम से जो सेंट्रल फोर्स रिलीज हो गए थे वो आराम से उत्तरी बंगाल में लाके पूरा बंगाल में ये आराम से हो सकता था। अब इलेक्शन कमीशन में दावे के साथ कह रहा हूं, कुछ ऐसे लोग भी बैठे हैं जिनको बंगाल का भूगोल तक नहीं पता है। एक ही जिले में 4-4 बार चुनाव हो रहे हैं, इस तरह के माहौल है। इलेक्शन कमीशन को आज जो थोड़ा बहुत हाई कोर्ट ने खींचा है, ये बहुत पहले होना चाहिए था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ये तो नहीं कि मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ है। ये लोगों ने अनइमेजिनेटिव तरीके से, अब किस लिए ये किया है 8 चरण में चुनाव, ये हमको पता नहीं। बहुत लोग बहुत तरह के इंटरप्रिटेशन देते हैं, बट कोरोना के हालत में आपने सही कहा कि स्पेशल सिचुएशन है, स्पेशल कार्रवाई करना जरूरी था। वो चुनाव आयोग ने नहीं किया, और कटघरे में दूसरे लोग, पॉलिटिकल पार्टी, किसी पे भी इल्जाम हम नहीं लगाएंगे। चुनाव चलेगा तो साहब रोड शो होंगे, रैली करेंगे, लोग चाहेंगे एक दूसरे से ज्यादा लोग शामिल करें रैली में। एनके सिंह जी, चुनाव चलेगा तो फिर नेता तो नेता है, वो कैसे बाज आएगा? वो तो प्रचार भी करेगा और वोट भी मांगेगा। तो ऐसे में क्या असली विलन यहां पर चुनाव आयोग ही नजर आ रहा है सबको? पिनाज, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें तो नागपुर हाई कोर्ट ने कहा है कि मुझे शर्म आती है कि इस दुष्ट समाज, वो उन्होंने सत्ताधारी दल के लिए कहा और दोनों सत्ताधारी दलों के लिए, वो राज्य में हो चाहे केंद्र में, इस दुष्ट समाज के हम सदस्य हैं। मुझे शर्म आती है इस पे। आज 7 हाई कोर्ट हिंदुस्तान के इस केस पे लगे हैं, मुब्तला हैं कि कोरोना को लेकर क्या आपने इफेक्टिव स्टेप्स लिए, और सुप्रीम कोर्ट वाबस्ता है, सुप्रीम कोर्ट इसको देख रहा है और कल उसकी हियरिंग है। चुनाव आयोग का जहां तक आपने सवाल किया, आर्टिकल 324 में सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल, ये 3 वर्ड लिखे हुए हैं। ये पूरा अधिकार इलेक्शन कमीशन को होता है, और एमएस गिल के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने, जो आज तक खारिज नहीं हुआ, जो आज तक डिनाई नहीं हुआ, कहा कि निर्बाध पावर है, प्लेनरी पावर्स है सुप्रीम इलेक्शन कमीशन के पास इलेक्शन कंडक्ट करवाने के। अब जरा सा आप गौर कीजिएगा, 8 चरण में आप पैनिक रिएक्शन या किसको बेनिफिट पहुंचाना चाहते थे? 8 चरण ऐसे ही स्ट्रेच हो जाता है तो छोटी पार्टियां होती हैं वो टायर आउट हो जाती हैं, उनके पास फाइनेंशियल वो नहीं होता, उनके पास उस तरह का नेटवर्क नहीं होता। दूसरा सोचिए, एक हर फेज का जो इलेक्शन है उसमें 1000 कंपनीज लगाई गई हैं, बल्कि कुछ कुछ जगह पे 1100 कंपनियां लगी है, मतलब कि करीब 125 सेंट्रल फोर्सेज लगी हुई हैं। आप जानते हैं बंगाल की टोटल पुलिस कितनी है? 85,000। इस मतलब कि उस छोटे से कॉन्स्टिट्यूएंसी 43 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आपने ठूस दिया है सेंट्रल फोर्सेज। सिर्फ पैनिक रिएक्शन था आपका। और यहां जब लॉजिक ये है कि साहब डिसएडवांटेज ना हो किसी कैंडिडेट को। सवाल चुनाव आयोग के पूरे कंडक्ट पर भी उठ रहा है, लेकिन इस सबके बीच में जी मैं आपको एनके जी माफी चाहूंगी, यहाँ पे एनके सिंह साहब रोक रही हूं क्योंकि वक्त की थोड़ी सी यहाँ पे कमी है। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे, फिर से आपसे बात करेंगे, लेकिन सवाल यही है, क्या जनता की जान से भी बड़ा हो गया है चुनाव?
बेटे बंगाल में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी तमाम रैलियों को रद्द कर दिया है। कोविड महामारी की स्थिति को देखते हुए उन्होंने जानकारी ट्विटर पर दी कि उन्हें हाई लेवल मीटिंग्स जो है कोविड की उन्हें चेयर करना है और इस वजह से वो कल का अपनी बंगाल की तमाम रैली तमाम कार्यक्रमों को रद्द करते हैं। वो पश्चिम बंगाल नहीं जाएंगे। तो अभी प्रधानमंत्री के पास जो तमाम कोविड के लिए जरूरी रैलियां हैं, जो तमाम मीटिंग्स हैं, माफ कीजिएगा, उनके मद्देनजर जो भी रैली जो भी कार्यक्रम थे कैंपेन के उनको कैंसिल कर दिया है। तो ये जानकारी प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर दी है। हाई लेवल मीटिंग चेयर करेंगे रिव्यू सिचुएशन के लिए कोविड-19 की और इसी वजह से मैं बंगाल नहीं जाऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जानकारी दी है। टुमारो विल बी चेयरिंग हाई लेवल मीटिंग्स टू रिव्यू द प्रिवेलिंग कोविड-19 सिचुएशन। ड्यू टू दैट आई वुड नॉट बी गोइंग टू वेस्ट बंगाल। तो ये जानकारी दी है। आने वाले चरणों की सभी रैलियां निरस्त हो गई हैं या फिर अभी ये रैली जो है वो निरस्त हुई है। खाली इसके बारे में और ज्यादा अपडेट अभी हम हासिल करेंगे, अपने संवाददाता तपस से पूछेंगे। लेकिन इस बीच ममता बनर्जी ने भी केंद्र पर निशाना साधा है और उन्होंने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और पूछा है कि केंद्र इस तरह का भेदभाव क्यों कर रहा है। सबको मुफ्त में वैक्सीन लगवानी चाहिए, राज्यों पर इसे नहीं छोड़ना चाहिए। और साथ ही ये भी कहा है कि राज्यों के लिए दाम अलग और केंद्र के लिए दाम अलग क्यों है वैक्सीन कंपनियों के। ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा है? ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है, सभी को मुफ्त वैक्सीन देने की मांग की है। एक दाम पर केंद्र और राज्यों को वैक्सीन मिले। केंद्र सरकार की नीति जनता के खिलाफ है, ये आरोप लगाए हैं। तपस, प्रधानमंत्री की सभी रैलियां रद्द, आगे का कैंपेन रद्द या फिर कल क्योंकि मीटिंग है इसीलिए रैली रद्द, क्या समझे? देखिए, अभी जो सूचना हमें मिल रही है बीजेपी के हवाले से कि पहले से ही ये तय था कि प्रधानमंत्री कल 4 रैली करेंगे। इसके आगे जितने भी चरण होने हैं, 2 चरण, उनमें और रैली नहीं होगी प्रधानमंत्री की कोविड सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए। लेकिन अब ये साफ कर दिया गया है बीजेपी की तरफ से और नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट करके बताया कि कोविड की स्थिति जैसी बन रही है तो कल इंपॉर्टेंट एक रिव्यू मीटिंग उन्हें करना है, जिस वजह से वो पश्चिम बंगाल नहीं आएंगे। तमाम जो रैलियां हैं वो सारे कैंसिल माने जाएंगे और उसके बाद अभी तक जो सूचना मिल रहा है आगे जाकर प्रधानमंत्री का कोई भी रैली पश्चिम बंगाल में नहीं होगा, यानी 7वें और 8वें चरण के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में और नहीं आएंगे। कहीं ना कहीं एक दबाव बन रहा था राजनीतिक दलों पर और प्रधानमंत्री देश के मुखिया होने के नाते कहीं ना कहीं ये फैसला करके कम से कम एक प्रेसिडेंस तो बनाया कि कोविड कितना ज़रूरी है इस सिचुएशन से डील करना। तो और इसी वजह से वो कल यहाँ तक नहीं पहुँचेंगे और बाकी 2 चरणों में भी उनको कैंपेनिंग में देखा नहीं जाएगा पश्चिम बंगाल में। चलिए, मानव जायसवाल जी, प्रधानमंत्री ने तो रैलियां रद्द कर दी हैं, आप क्या कहेंगे? अब क्या ममता बनर्जी भी अपने तमाम कार्यक्रम रद्द करके पश्चिम बंगाल में जो कोविड की सिचुएशन है उस काम में जुट जाएंगी? जब तक सत्ता में है तब तक पूरी तरह से जनता की सेवा में है। नहीं, सबसे पहले तो मैडम मैं सारी मीडिया को, पूरे देश को और हमारे जितने भी लोग हैं जिन्होंने भी ट्वीट किया, जिन्होंने बहुत सारी ट्वीट करी, उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री को किसी भी तरीके से सद्बुद्धि आ गई। क्योंकि 17 अप्रैल को जो हमारा पिछला चरण ऑफ इलेक्शन था, प्रधानमंत्री ने बहुत जोर शोर से दमखम से दुख प्रतीक किया था लोगों में कि भैया आप इतनी भीड़ में आ गए, हमारे लिए तो आप आते नहीं थे। हमने बाबुल सुप्रियो के लिए वोट मांगा तब भी आप नहीं आए थे। लेकिन आज अजीब सा है, मुझे बहुत दुख है, मेरी शिकायत है, मैं शिकायत करना चाहता हूँ। और आपको शायद इनके ज्ञान से भी पता चल गया होगा, जिस तरीके से बीजेपी वाले चाहते थे कि प्रधानमंत्री आए, ठीक है, वो नहीं आ पा रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो कोविड के लिए थोड़ा चिंतित हो, संवेदना दिखाएं उस तरफ और थोड़े। मैंने आपसे क्या पूछा? वो नहीं आ पा रहे, उन्हें छोड़ दीजिए। मैंने पूछा ममता बनर्जी भी कि आप ना राज्य का कामकाज संभालेंगी और रैली बंद करेंगी, अब प्रचार बंद करेंगी। अब देखिए मैडम, ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री के इस दौरे के खत्म होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो निरंतर रातों रात दिन रात मेहनत करते हुए काम कर रही है और ममता का निर्वाह कर रही है, ममत्व का निर्वाह कर रही है। वो अपने नाम के साथ साथ ममत्व का भी निर्वाह कर रही है। घंटे तो ममता के पास भी 24 ही है ना। कोविड-19 से लड़ने में बिजी थे और हमारे प्रधानमंत्री बंगाल से लड़ने में बिजी थे। ये कहीं से मैसेज आया है, मैं आपको शायद दिखा देता हूँ। आपके मुख्यमंत्री क्या कर रही है? थर्ड म्यूटेड स्ट्रेन पर आ गया है, थर्ड म्यूटेशन के साथ स्ट्रेन आ गया है, क्या कहेंगी? 24 घंटे में से 6 घंटे कैंपेन करेंगी तो घंटे तो वेस्ट हो ही रहे हैं ना सर। लेकिन नहीं सुनेंगे, यानी नहीं रैली टीएमसी की जारी रहेगी।
चलिए टीएमसी की रैली जारी रहेगी। निखिल प्रसून जी, डॉक्टर निखिल प्रसून जी, बहुत सारे रैली हमने रद्द भी कर दी है और हमको बीजेपी के स्टैंड से हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लंबी हम बातें तो कर करना, रहे हैं। भाषण दीदी ने जिस समय देना, पहले पिछले 2 दिनों के अंदर मुख्यमंत्री महोदया और तृणमूल के सबसे ताकतवर दूसरे व्यक्ति ने 14 रैलियां की है, 14 रैलियां की है। और जिस वक्त चुनाव आयोग ने उन पर बैन लगाया था, उस वक्त वो स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते स्वास्थ्य मंत्रालय की समीक्षा करनी चाहिए थी कि बेड्स कितने हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई कितनी है। चलिए तो सर प्रधानमंत्री की रैली कैंसिल होगी, आपके बड़े नेताओं की भी रैली सब खत्म, कैंपेन खत्म बीजेपी का। और हमारा 8 दौर में हो या 1 दौर में हो, जितना हमें ही है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर तीनों दौर को क्लब करके एक दौर में भी किया जाए, अभी क्या है पूरे हिंदुस्तान में जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में जिस तरीके से छूट हो रही है, इनको अपना फेस मानने के लिए तैयार है, बचाना है। अब देखिए कल 15 जगह पर विस्फोट हुआ, उसको वापस लगाने के लिए 24 परगना में जगद्दल। देखिए सुनिए, आप दोनों चुप हो जाइए। सुनिए, देश में हाहाकार मचा हुआ है, यहाँ हमारे शो पे हाहाकार मत मचाइए। देश में हाहाकार मचा हुआ है, अपनी रैलियों को, अपने नेताओं को जरा सब्र कीजिए। डॉक्टर चहल, आपको लगता है बतौर डॉक्टर, जब म्यूटेड स्ट्रेन कोरोना का वेस्ट बंगाल में एंटर कर चुका है, जब कहा जा रहा है कि वहां पर म्यूटेड स्ट्रेन एंटर कर चुका है जब, और वो बेहद खतरनाक है, बंगाल, महाराष्ट्र, दिल्ली में एंटर कर चुका है, सबसे ज्यादा केसेस बंगाल में मिले हैं, तो ऐसे में क्या है रैलियां होना। सुबीर जी, एनके सिंह जी, दोनों से पूछूंगी, डॉक्टर साहब अभी जुड़ रहे हैं। सुबीर जी, क्या अब मोदी जी ने रैली कैंसिल कर दी है, बीजेपी के बाकी नेता भी कैंसिल कर रहे हैं, ममता बनर्जी को भी सब कुछ भूल भाल के पहले अपने काम से जनता का दिल जीतना चाहिए, पश्चिम बंगाल के लोगों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में सब लोग कह रहे हैं कि एटम बम की तरह से कोरोना विस्फोट होने वाला है। ममता बनर्जी काम वाम जो करते हैं, काफी वक्त वो बिताते हैं काम करने में, उसको लेके हम आलोचना नहीं करेंगे, बट रैली बंद होना चाहिए। रैली और ये लोगों का समागम ये बिल्कुल बंद होना चाहिए, पूरी तरह से हर पार्टी के तरफ से बंद होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो वर्चुअल रैली जो लोग कर रहे हैं, वर्चुअली जो करना चाहते हैं वो करें अपना बेशक, बट ये जो पब्लिक में ये जो जमा करना लोगों का, क्योंकि आप 500 लोगों को भी जमा करते हो उसमें भी खतरा है, तो ये रैली वगैरह बंद होना चाहिए और वर्चुअली कैंपेन हो, दोनों तरफ से, सब तरफ से हो, उसमें कोई इतराज नहीं है। जहां तक कामकाज का सवाल है, ये तो अपना शेड्यूल, मोदी जी भी बहुत काम करते हैं, ममता जी भी बहुत काम करते हैं, उसको लेकर हमें कुछ टिप्पणी नहीं करना है। बट ये जरूर है कि यहाँ वैक्सीन का जो ह्यूज शॉर्टेज है, हम पहला शॉट दे चुके हैं और 28 तारीख हमको देना है। आज हमारे यहाँ किसी के पास, कोई अस्पताल के पास वैक्सीन नहीं है। ये सिचुएशन बहुत जल्द एड्रेस करना पड़ेगा मोदी जी को भी और ममता जी को भी। कि आप कह रहे हैं बंगाल में ये सही है कि एटम बम जैसा बढ़ रहा है, बट एटम बम गिरने वाला है, गिर चुका है, और यहाँ कोई वैक्सीन नहीं। हम देख रहे हैं, हमारे बांग्लादेश में बहन लोग बैठे हुए हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, वो फोन करके कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का वैक्सीन हम लगा रहे हैं। अभी थोड़ा देर पहले कुमिल्ला से हमको फोन आया कि यहाँ हिंदुस्तान का वैक्सीन हम लगा रहे हैं और यहाँ हमें वैक्सीन नहीं है। तो ये एक अजीबोगरीब हालत है। कल एनके सिंह साहब से इस बारे में हमारा काफी एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हुआ है, वो भी अपना बात बोलेंगे, बट ये अपने आप में एक बहुत अजीबोगरीब के नाम पर अपने देश के लिए वैक्सीन बची नहीं है। चलिए, ये कूटनीतिक सोच और वैचारिक मतभेद हो सकता है, तौर पर तमाम विकसित मान गए कि कूटनीति है, ब्राजील भेज रहे, सऊदी अरब, ये क्या तुक बैठा। मोदी जी को भी नेहरू बनना है, इंडिया ने लिए हैं, और जो कोविशील्ड है उसको एक्सपोर्ट करने का जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस था उसके तहत दिया गया है। हाँ, इंटरनेशनल जी से आग्रह तो इंडिया का जो मटेरियल कि क्या हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट छोटी छोटी बातों पे संज्ञान लेता है। हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट बड़ी जो रोजमर्रा की जिंदगी की पोल्यूशन की जो समस्या होती है उस तक पे टिप्पणी करता है, उस तक पे जवाब तलब करता है, लेकिन कोविड पर जवाब तलब करते करते बहुत देर कर दी और रैलियों पर तो अलग ही बात है। ओपनिंग करने के लिए सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा, स्टरलाइट को ओपनिंग करने के लिए, स्टरलाइट को ओपनिंग करनी है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट। अरे देखिए, एक चीज होती है कि इंस्टीट्यूशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी, अगर सुप्रीम कोर्ट हर चीज में टेक ओवर करेगा
तो डिसास्टर सिचुएशन होगी। तो उसने उतना फंक्शनल लीवे दिया, उनको छूट दी, इलेक्शन कमीशन को दी। आज वो उसकी बखिया उधेड़ रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट बहुत नाराज है, लेकिन बहुत देर हो गई है। देर मोदी जी को भी हो गई, जब पब्लिक आउटक्राई इस लेवल पे आ गई कि आज मोदी जी की मकबूलियत चैलेंज हो गई है, तब उनको समझ में आया उसकी वजह क्या थी। आप नेगेटिव न्यूज जो आती है पब्लिक की नाराजगी की, वो आपके लोग आपको नहीं पहुंचाते। ये सिंगल लीडरशिप की खराबी है, यूनि लीडरशिप फॉर्मेट की खराबी है। लिहाजा आपको ये नहीं पता लग पाया कि पब्लिक जो देश की है वो नाराज हो रही है। जब आप दीदी ओ दीदी कर रहे हैं, ये इस समय वक्त नहीं है, क्योंकि केस लोड पर डे 3,15,000 हो रहा है। लोग ऑक्सीजन के बिना, दवा के बिना, बेड के बिना, वैक्सीन के बिना मर रहे हैं। तो आपने रेस्पॉन्स लेने में काफी देर कर दी, अब ले रहे हैं, खैर आप लीजिए। लेकिन जो दूसरा सुप्रीम कोर्ट का आपने पूछा, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए था पहले, लेकिन ये काम तो देश में जो वोट लेता है उसका है ना। आज आप बैटल ऑफ पॉलिसी कर रही है, कल आपको बैटल ऑफ म्यूटेंट्स, बंगाल म्यूटेंट्स करना पड़ेगा। ये स्थिति होने जा रही है। तो मेरे ख्याल से मैं पूछना चाहता हूं चलिए, हमारे साथ स्पाइन सर्जन डॉक्टर आर.एस. चहल भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर चहल, मैं आपसे, गंगाराम हॉस्पिटल के स्पाइन सर्जन हमारे साथ चहल साहब जुड़े हैं। डॉक्टर चहल, राजनेता अपनी जगह हैं, सबके अपने अपने तर्क हैं, लेकिन हम जानते हैं कि आप जैसे कोविड वॉरियर्स जो हैं वो अपनी जान की बाजी लगाकर आम जनता की जान बचाने में जुड़े हुए हैं। हालात बेहद विकट हैं। ऐसे में बतौर डॉक्टर आप क्या कहेंगे, जब म्यूटेड वेरिएंट जो है वो पश्चिम बंगाल में एंटर कर चुका है, ऐसे में इस वक्त में रैलियां करना, रोड शो करना, जनसभाएं करना, बतौर डॉक्टर ये मौत को बुलावा देना नहीं है? आपने बिल्कुल सही कहा, ये उससे भी बदतर है। हम तो टीवी नहीं देख पा रहे कि न्यूज़ यही आ रही है कि ऑक्सीजन 2 घंटे रह गई, 3 घंटे रह गई। ये खबर सोच के आप सोचो, जब हम वार्ड में खड़े हैं पेशेंट के पास और उसको हमें पता है कि 3 घंटे में इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, तो हमारे दिल पे क्या बीतेगी, रिश्तेदारों के दिल पे क्या बीतेगी। आपने एक फौज को बॉर्डर पे खड़ा कर दिया, उसकी बंदूकों में से सारी एमुनेशन निकाल दी और कहा जाके लड़ लो। तो ये हाल हो रहा है। प्रॉब्लम ये है कि पेशेंट के रिश्तेदार इतने बेबस हो चुके हैं, वो बेचारे हमें फोन करते हैं, जबकि डॉक्टर का इसमें क्या रोल है? डॉक्टर का रोल है ट्रीटमेंट देना, डॉक्टर का रोल नहीं है बेड देना, डॉक्टर का रोल नहीं है कि ऑक्सीजन देना, रेमडेसिविर देखना। व्हाट्सएप ग्रुप्स भरे पड़े हैं, टाउट्स भी इसमें से फायदा उठा रहे हैं। लोग ऑक्सीमीटर तक नहीं मिल रहे, थर्मामीटर तक नहीं मिल रहे, और रो रो के पेशेंट्स हमें बोल रहे हैं। एज अ सर्जन अगर मेरे पास इतने कॉल आ रहे हैं, आप सोचो जो फिजिशियन है उनका क्या हाल होगा। इतने बेबस हम आज तक जिंदगी में नहीं हुए थे। दुर्भाग्य की बात है कि ये इस जन्म में हमें ये टाइम देखना पड़ा। डॉक्टर साहब, ये जो म्यूटेड वेरिएंट है कोविड-19 का, जो पश्चिम बंगाल में कह रहे हैं सबसे ज्यादा इसके केसेस मिल रहे हैं, ये कितना खतरनाक है? क्या इसको सरकारें हल्के में ले रही हैं? सरकार तो सब कुछ ही हल्के में ले रही है, पर सोचने की बात यह है कि जो स्टडी ज्यादा नहीं हुई है, पर जितना भी ज्यादा हुआ है, ये इसमें ऑटो इम्यून एस्केप मैकेनिज्म है, एंटीबॉडी एस्केप मैकेनिज्म है, जिससे कि है आशंका लगाई जा रही है कि जो एंटीबॉडीज हमें वैक्सीन से मिल रही हैं, या पुरानी इन्फेक्शन से मिल रही हैं, इसमें शायद वो हमें हमारा साथ कम दें, और इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। तो ये जो इकट्ठ हो रहे हैं, रैली हो रही हैं, ये तो एक महा सुपर स्प्रेडर इवेंट्स बन रहे हैं, और इसका पता हमें आज नहीं पता लगेगा, इसका हमें अगले 10 दिन बाद पता लगेगा ये क्या होगा। आज तो हम आज का दिन में ही हालात नहीं संभाल पा रहे, आप सोचना 1 हफ्ता 10 दिन में क्या होगा। मैडम, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। सोचकर रूह कांप जाती है। यहाँ पर हमारे साथ बीजेपी के और टीएमसी के प्रवक्ता मानव जी और नितिन जी मौजूद हैं। सर, डॉक्टर साहब को सुन लिया। हमारे कोविड वॉरियर जिनको सलाम करने के लिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं, वो कह रहे हैं कि बस कीजिए अब ये रैलियां, बॉम्ब पर बैठे हैं हम लोग। मैडम, मैं बोलना चाहता हूं। सबसे पहली बात, आज ये ऑक्सीजन वाली जो बात याद आती है ना, तो मुझे सितंबर 2017 यूपी गोरखपुर याद आता है, जब वहां पे 60 से भी ज्यादा बच्चे मर गए थे, और तब वो ऑक्सीजन की किल्लत से मरे थे। शायद अगर हम ये सारे प्रोग्राम 2017 में कर लेते, शायद हमारे प्रधानमंत्री जी उस समय संवेदना दिखा के एक ट्वीट कर देते
क्योंकि आज तक उनका उस गोरखपुर इंसिडेंट पे ट्वीट नहीं आया है। 162 से ज्यादा आप लोग अभी भी राजनीति कर रहे हैं, आप में इंसानियत है, आपके अंदर इंसानियत बची है कि नहीं बची है? आप अभी भी पिक एंड चूज कर रहे हैं, आप अभी भी पिक एंड चूज कर रहे हैं। ना मुझे आज से ना बीजेपी, मैं तो दोनों से सवाल पूछ रही हूँ ना। मैंने ज्ञात करा है जो गलतियां आपके चैनलों ने करी है, आज पूरा नितिन जी मैंने उनसे भी, एक मिनट मानव जी, नितिन जी सबसे सवाल पूछा है। कितने चैनल आप मुझे जवाब दे रहे हैं। मैंने आप दोनों से कहा कि आप बस कीजिए, बस कीजिए, वोट देने वाले ही नहीं बचेंगे तो आप सत्ता किस पर चलाएंगे? वो यहाँ आके जब जनता ही नहीं बचेगी सत्ता किस पर चलाएंगे? नितिन जी जितने नागरिक है उनसे वो बोल रहे हैं गलती हुई है, क्या आप इतने ज्यादा नितिन जी गलती हुई है। तपस्वी तो अलग ही लाइन पे चले गए, नितिन जी मानव जी तो अलग ही लाइन पे चले गए हैं। माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आप मानते हैं गलती हो गई है, अब इसे जल्द से जल्द दुरुस्त करना चाहिए। चलिए यहाँ पर इसका कुछ सोल्यूशन मुझे मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन देखिए जान है तो जहान है। डॉक्टर चहल को आपने सुन लिया है, एक डॉक्टर कह रहे हैं कि मत निकलिए घर से बाहर, नेताओं को परवाह नहीं अगर तो आप अपनी परवाह कीजिए, मत जाइए ऐसी रैली में, मत आप इस तरह के रोड शो का हिस्सा बनिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि यह खतरा कितना बड़ा होने वाला है। आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।